नमस्कार, न्यूज राउंडअप देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। रीवा में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। 24 घंटे पहले लाइन में लगे हैं और रात से ही महिलाएं लाइन में लग गई हैं। सुबह 11 बजे खाद का वितरण होगा, लेकिन रात से ही महिलाएं देखिए लाइन में लगी हुई हैं। महिलाओं की सुरक्षा का कोई इंतजाम वहाँ पर नहीं है और खाद की कितनी ज़रूरत है आप इसी तस्वीर से केवल आप समझें कि अगर सुबह 11 बजे खाद का वितरण होना है और अगर अभी से महिलाएं खाद की लाइन में लगी हैं तो इन खाद की ज़रूरत इन महिलाओं को, इन किसान परिवारों को कितनी है आप इसका भर अंदाज़ा लगाएं और खाद की किल्लत कितनी है इससे साफ आप समझ सकते हैं। चोरहटा के करहिया मंडी का ये मामला है, जहां पर खाद की किल्लत से परेशान लोग कल सुबह 11 बजे खाद का वितरण होगा, लेकिन अभी से ये कतार में लगी हैं महिलाएं। कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन पर कोई नज़र रखी गई हो, कोई शेड की व्यवस्था हो, लेकिन लाइन में लगी हुई हैं क्योंकि खाद की ज़रूरत है और खाद मिल नहीं रही है। धनेंद्र हमारे सहयोगी फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। धनेंद्र, इतनी किल्लत है कि कल सुबह खाद का वितरण होना है और अभी से ये महिलाएं लाइन से लगी हैं। जी देखिए, आपको बता दें ये प्रदेश भर में खाद की जो किल्लत है, वैसे ही रीवा में भी खाद की इतनी किल्लत है कि अगले दिन बंटना है खाद, लेकिन सुबह 10 बजे से ही लोग खाद के लिए लग गए हैं क्योंकि ऐसी शॉर्टेज है। यूरिया लोग कहते हैं हमें यूरिया चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमें डीएपी भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खाद की इतनी किल्लत है कि 24 घंटे पहले लोग लाइन में लग गए हैं। उसमें महिलाएं भी लगी हैं अपने बच्चों को घर में छोड़कर। और ऊपर से सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी अव्यवस्था है, प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं है। महिलाओं के सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पीने के लिए एक गिलास पानी तक का व्यवस्था नहीं है। इस तरह से यहाँ किसानों की जो एक तरह से दुर्दशा है, जिस तरह से व्यवस्थाएं नहीं हैं, उससे काफी जो है लोगों में आक्रोश भी है। महिलाएं तरह तरह की बात करती हैं, उनके कोई सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। कुछ कहती हैं कि हम भूखे ही सुबह से बैठे हुए हैं। ये जो हालात हैं काफी खराब है यहाँ पे। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी केस में रायपुर की एक इंटीरियर डिजाइन युवती गिरफ्तार हुई है। युवती उस गिरोह का हिस्सा थी जो क्लब, पब, फार्म हाउस समेत दूसरे जगहों पर होने वाली नाइट पार्टीज में ड्रग्स की सप्लाई करती थी। ये नशीला पदार्थ मुंबई, दिल्ली और पंजाब से लाया जाता था। युवती ड्रग्स को खपाने में अहम किरदार अदा कर रही थी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इस रायपुर शहर की फिजा में ड्रग्स का नशा घोला जा रहा है। इस स्थिति को आप ऐसे समझिए कि पिछले कुछ दिनों में रायपुर की पुलिस ने 48 ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली है। इसे युवाओं की नसों में नशा बनाकर घोलने की तैयारी थी। अब इंतजार है नव्या का। नव्या जब बोलेगी तो बहुत अहम राज खोलेगी, क्योंकि इसका हाई प्रोफाइल पार्टीज में आना जाना था और इस नव्या से मिलने वाली जानकारियों के बाद पुलिस इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है, ताकि रायपुर शहर की फिजा को फिर से साफ और शांत किया जा सके। कैमरा पर्सन नजीर खान के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे, रायपुर। भोपाल की टीला जमालपुरा पुलिस ने कुख्यात अपराधी फहीम बम गैंग के सदस्य जफर बैग उर्फ धार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑर्डर पर शादी और पार्टी में वन्य प्राणियों का मीट खपाने का काम करता था। शिकार की मीट को 300 से 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर की लाइसेंसी राइफल और एक छुरी जब्त की है। बता दें कि फहीम गैंग संगठित रूप से वन्य प्राणियों की हत्या, उनके मांस, सींग और हड्डियों को बेचने का काम करता है। जो है कल मुखबिर की सूचना के आधार पर पता लगा कि जफर बेग उर्फ धार जो है भोपाल से भागने की फिराक में है, जिसकी सूचना पर जो है आरोपी को पकड़ा है। उसके खिलाफ जो है अवैध शस्त्र मिला है, उसके 25 से कार्रवाई की गई है। ये होटलों में या अन्य जगह जो है ये सप्लाई करते थे और औने पौने दाम में, जैसे 300 रुपये किलो, 500 रुपये किलो इन्होंने मांस बेचते थे और स्वयं घर के लिए खाना पका के खाते थे।
बलरामपुर जिले के सामरीपाट थाना क्षेत्र के इदरी गांव में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। एक बंद कमरे के अंदर लगभग 40 से 50 लोग मौजूद थे। बीमारी ठीक नहीं होने के नाम पर वहां बुलाया जाता था और वहां से अब 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उसको सूचना मिली कि वहाँ धर्मांतरण किया जा रहा है। वैसे हमने अपने संबंधित थाना को एसडीएम महोदय, एसडीओपी महोदय को सूचना कर वहाँ तत्काल गए और वहाँ देखा गया कि लगभग 40 से 50 की संख्या में भोले भाले ग्रामीणों को, जो कि ईसाई धर्म को नहीं मानते थे, उनको इलाज के नाम पर जबरदस्ती बरगलाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। आरोपी व्यक्ति जो एक धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहे थे, उनको संबंधित थाने को सौंपा गया और यहाँ उन पर कार्रवाई हो रही है। ग्वालियर के नवाकांति स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया। पुलिस ने स्कूल संचालक समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। परिजनों ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने और ईसाई धर्म अपनाने पर नौकरी का लालच देने का आरोप लगाया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जांच की तो स्कूल से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की है। सारा मामला शासन के संज्ञान में आया तो जो वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने एक शिकायती आवेदन श्याम वाल्मीकि को लेकर के थाने प्रस्तुत हुए और उन्होंने उस संबंधित स्कूल के खिलाफ शिकायत की, जिसके विरोध में उस आवेदन की तर्ज पर थाना डबरा में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत उन तीनों जो स्कूल के संचालक हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और अभी अग्रिम विवेचना की जा रही है। रायपुर के ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब में चौपाटी शुरू करने पर महापौर मीनल चौबे ने सख्त रुख अपनाया है। महापौर मीनल चौबे ने रायपुर नगर निगम के पार्षदों के साथ वो चौपाटी का निरीक्षण करने पहुंची। यहां दानी गर्ल्स स्कूल के सामने दुकानें खुली होने की जानकारी मिली, जिसके बाद मेयर ने वेंडर और निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। महापौर का कहना है कि लोगों को टहलने के लिए, योग करने के लिए ये जगह दी गई है। यहाँ पर पूर्व की कांग्रेस सरकार ने चौपाटी स्वीकृत की थी। 1000 से ज़्यादा बच्चों की सुरक्षा का भी सवाल है। यहाँ वो किसी भी सूरत में चौपाटी नहीं खोलने देंगे। वर्किंग स्पेस की जगह पर 60 दुकानें खोली गई हैं, जहाँ पार्किंग की जगह भी नहीं है। कैसे यहाँ पर दुकान खोल दी? तुमको नगर निगम में नो आपत्ति दिया है क्या? नो ऑब्जेक्शन कौन दिया है? कौन? अरुण ध्रुव? तुम इसको अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए हो? तू कैसे झूठ बोल रहे है तू? हाई वाई कोर्ट नहीं, तू नगर निगम से कुछ लिए हो क्या तुम लोग? ये तुम लोग तमाशा बना के रख दी हो बिना अपनी मर्जी से कुछ भी कुछ करना। मैं पहले आई थी तो बोली थी ना, तुमने मार कर रोक दो, सामने स्कूल है और तुमको शर्म नहीं है तो तुम इस जस्ट स्कूल के सामने वाले दुकान को ओपन कर दिए हो। बस्तर में नक्सली पिछले 1.5 साल में 8 शिक्षा दूतों की हत्या कर चुके हैं। मुखबिरी का आरोप लगाकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में बस्तर आईजी का कहना है कि फोर्स हर एक नक्सली और उसके सहयोगियों की पहचान कर उन्हें सजा देगी। उन्होंने कहा है कि नक्सली की इस अमानवीय कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सभी ग्रामीण और शिक्षा दूत क्षेत्र की जनता का विकास के लिए, इस इलाके में जो शांति के लिए काम करने वाला जो व्यक्ति है, उनको इस प्रकार का क्रूर तरीके से हत्या करना बिल्कुल निंदनीय है। और बस्तर पुलिस द्वारा क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बल द्वारा इस प्रकार का घटनाक्रम में शामिल हर एक कैडर को, हर एक माओवादी सहयोगी को शिनाख्त करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। बीजेपी सत्ता और संगठन में सामंजस्य के साथ अधिक से अधिक नेताओं को समायोजित करने के लिए सिंगल पद फॉर्मूला अपनाने पर बारीकी से मंथन कर रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों को साधा जा सके। लेकिन कांग्रेस इस फॉर्मूले को नहीं मानती। उसने जिलाध्यक्षों की घोषणा करने के साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है। एक रिपोर्ट आप देखें। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है। संगठन को मजबूत करने की कवायद के तहत कांग्रेस ने 71 जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारी अपने काबिल और बेहतर नेताओं को दी है। अब सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल करने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बीजेपी सिंगल पद फॉर्मूला अपनाने को तवज्जो दे रही है और आगामी फैसलों में ये नजर भी आ सकता है। इसके तहत सरकार के निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरणों में जगह पाने वालों को पार्टी संगठन में कोई पद नहीं दिया जाएगा, जिससे सभी को कुछ न कुछ मिल जाए और ऐसा न हो जैसे कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद बगावत देखने को मिली थी। वहीं सिंगल पद फॉर्मूले को बीजेपी नेता भी सही बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये विचार करने का विषय है भी और विचार किया भी जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पास एक काम है तो उस काम के लिए, दूसरे काम के लिए दूसरे व्यक्ति का चयन हो और पार्टी इस पर विचार करती भी है।
उधर प्रदेश कांग्रेस में एक नेता के पास कई पदों की जिम्मेदारी है। कई पद देकर संगठन ने उन पर भरोसा जताया है। किस नेता के पास क्या पद है और कौन कौन सी जिम्मेदारी है, जरा इसे समझ लेते हैं। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक, प्रदेश उपाध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग मोर्चा और सतना ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं। इसी तरह जयवर्धन सिंह विधायक, प्रदेश उपाध्यक्ष और गुना जिलाध्यक्ष हैं। दिग्गज नेता ओंकार सिंह मरकाम विधायक, केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य और डिंडौरी जिलाध्यक्ष हैं। महेश परमार विधायक, प्रदेश उपाध्यक्ष और उज्जैन ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं। विपिन वानखेड़े प्रदेश महामंत्री और इंदौर ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं। संजय यादव प्रदेश महामंत्री और जबलपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं। अशोक मरसकोले प्रदेश महामंत्री और मंडला जिलाध्यक्ष हैं। वहीं प्रियव्रत सिंह प्रदेश महामंत्री और राजगढ़ जिलाध्यक्ष हैं। लेकिन सियासी तौर पर यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या प्रदेश में कांग्रेस नेताओं की कमी है या फिर कांग्रेस संगठन जिताऊ और टिकाऊ फॉर्मूले पर काम कर रहा है। कांग्रेस में तो एक संगठन सृजन हो रहा है, उसका एक उद्देश्य है कि इसको मजबूत करना है और हम लोग कमज़ोर हैं तो संगठन के मामले में बीजेपी और किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं, तो एक नया कंसेप्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पावर में है, वो तो कर सकती है एक पद एक व्यक्ति ज़्यादा हो, लेकिन केवल उनमें जो सुप्रीमो हैं उन्हीं के लोग एडजस्ट हो रहे हैं सब जगह। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नेताओं के पास ही एक पद से ज्यादा पद है। बीजेपी के भी कई नेता हैं जिनके पास एक से ज्यादा पद है, लेकिन इस बार कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए दिग्गजों को कमान देकर सामने कर दिया है। वहीं बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो आगामी चुनावों में अपने सुरक्षित किलों को कैसे बचाती है। विवेक कुमार पटैया, IBC 24 भोपाल। पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी प्रबुद्ध जन से संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल में शनिवार को कार्यशाला हुई। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, भोपाल सांसद आलोक शर्मा और इंदौर महापौर पुष्पमती भार्गव ने प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए एक देश एक चुनाव बहुत जरूरी है। चुनाव में खर्च होने वाले राशि जिसका रामनाथ कोविंद कमेटी ने आकलन किया कि 1/3 की बचत होगी। इसी तरह से देश की बहुत बड़ी आबादी के कार्य दिवस बचेंगे। 2,18,000 करोड़ की बचत उन कार्य दिवसों से होने वाली है। आचार संहिता के कारण जो 40 दिन बचेंगे, एक आकलन बनता है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का विचारपुर गांव अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिनी ब्राजील के नाम से पहचाना जा रहा है। यहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और जुनून की गूंज आज वैश्विक स्तर पर सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर विचारपुर का जिक्र किया और मध्य प्रदेश में हो रहे स्पोर्ट्स रिवॉल्यूशन को सलाम किया। एक रिपोर्ट आप देखें। दो साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जिस मिनी ब्राजील का जिक्र कर प्रतिभावान फुटबॉल खिलाड़ियों की जर्नी के बारे में बताया था, वो टीम इस वक्त आपको तस्वीरों में भोपाल के TT नगर स्टेडियम में सरदारपुर की महिला फुटबॉल टीम के बीच मैच खेलती दिखाई दे रही है। दोनों भारत के बेटियों ने मेडल। खिलाड़ियों की प्रतिभा, मेहनत और लगन ने जर्मनी के कोच को प्रभावित किया और नतीजा ये रहा कि अब जर्मन कोच इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने का वादा कर चुके हैं। विचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2-2.5 दशक पहले शुरू हुई थी। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी के पास संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कभी नशे की गिरफ्त में जकड़े विचारपुर की हालत इतनी खराब थी कि लोग अपने गांव का नाम छिपाते थे। गरीबी और नशे की लत के बीच बच्चों का भविष्य अंधकारमय दिखता था, लेकिन सरकार के सहयोग और सुविधाओं ने हालात बदल दिए। आज यही विचारपुर सैकड़ों मेडल जीतकर नेशनल, स्टेट और जिला स्तर पर चमक रहा है। नेशनल टीम में अक्सर 8 से 9 लड़कियां सिर्फ इसी गाँव से चुनी जाती हैं। यही वजह है कि रोनाल्डो और मेसी की फैन ये बेटियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश सरकार को दिल से धन्यवाद दे रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी खेल प्रतिभा को पहचान कर हमें वैश्विक
मंच पर पहचान दी है। आज माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी ने इस मैच का आयोजन कर हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा खेल प्रतिभा को देखकर हमें वैश्विक मंच दिया और माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी ने हमारा आज का मैच आयोजन करवाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे खेल प्रतिभा को देखकर वैश्विक मंच पर हमें पहचान दिलाई है और आज के इस मैच में मंत्री जी के द्वारा आयोजन किया गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी को धन्यवाद देती हूँ। विचारपुर की इस इंस्पायरिंग जर्नी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खेलों के प्रति देश दुनिया को जागृत करने का मौका मिला। यही वजह रही कि उन्होंने दोबारा 31 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम में विचारपुर के फुटबॉल खिलाड़ियों का जिक्र कर शहडोल जिले के मिनी ब्राजील के बारे में बताया। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश सरकार ने विचारपुर की महिला फुटबॉल टीम पर खास फोकस किया और इसे मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स मॉडल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। अब यहाँ की टीम पूरे प्रदेश की इंस्पायरिंग स्टोरी बन चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने वैश्विक नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया, उनकी हर एक बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। आज ये स्थापित हुआ है। विचारपुर का विषय उन्होंने रखा था और जर्मनी के एक बड़े कोच ने, एक बड़े क्लब ने उनके इस विचार को शिरोधार्य किया है और विचारपुर हमारे आदिवासी गांव के खिलाड़ियों को वहां पर प्रशिक्षण मिलेगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। विचारपुर की इस जर्नी ने न सिर्फ एक गांव की तस्वीर बदल दी है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए खेलों की नई पहचान गढ़ दी है। कभी नशे और गरीबी से जूझने वाला ये इलाका आज फुटबॉल के जरिए दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बना चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश सरकार की पॉजिटिव सोच से शुरू हुई ये कहानी अब हजारों बेटियों और युवाओं की इंस्पायरिंग मिसाल बन गई है। विवेक कुमार पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 भोपाल। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के तहत देश को संबोधित किया। 2014 में शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम का आज 125वां एपिसोड था, जिसमें पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसे कई बड़े नेताओं ने सुना, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। मोदी जी हर बार देश के कोने कोने की प्रतिभाओं के बारे में, देश की कोने कोने की ऐसी बातें जो पूरे देश को जानना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम प्रेरणा देने वाला है और इसलिए लाखों करोड़ों लोग इसको सुनते हैं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 125वां एपिसोड रविवार को प्रसारित हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों से त्योहारों में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कई स्थानों पर किया गया। वहीं मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नवा रायपुर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद उद्योग एवं व्यापार परिसर के कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इस अवसर पर सीएम साय समेत अन्य मंत्री, विधायक और नेता मौजूद रहे। हम सब लोग तूता की इस पावन भूमि में, यहाँ के इस व्यवसायिक परिसर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 125वां एपिसोड आज सुने और यहाँ भारी संख्या में हमारे तूता के लोग उपस्थित हुए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की आज ट्रेनिंग हुई और कई महत्वपूर्ण टिप्स उन्हें दिए गए हैं। क्या है वो टिप्स और कौन ये टिप्स दे रहा था, इस रिपोर्ट में आप देखें। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की नई टीम तैयार हो चुकी है। इसी टीम के नए प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हुई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, भाजपा संगठन मंत्री पवन साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने नए पदाधिकारियों को सत्ता और संगठन के काम के अहम टिप्स दिए। नई टीम को नेताओं ने संगठन, सोशल मीडिया, मीडिया विमर्श, IT विभाग, टोली बनाने, पूर्व पदाधिकारियों की सहभागिता, कार्यालय का लेखा जोखा के साथ RSS के शताब्दी कार्यक्रम के बारे में भी बताया। ट्रेनिंग में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय की बात कही गई।
सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ पार्टी और सरकार के कामों को बूथ स्तर तक ले जाएंगे। ट्रेनिंग में सोशल मीडिया में अपने कामों के प्रचार के साथ विपक्ष के आरोपों का भी तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए कहा गया है। कांग्रेस प्रदेश में भी, प्रदेश के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी और यहाँ तक स्थानीय के जो चुनाव होते हैं स्थानीय स्तर के, उसमें भी उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। विश्व की जो रेटिंग एजेंसी है, उस रेटिंग एजेंसी के माध्यम से विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता 74% रेटिंग लगातार कई वर्षों तक यह मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 74% रेटिंग। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला संपन्न हो रही है। विभिन्न विषयों को लेकर, संगठनात्मक विषयों को लेकर, और ये कार्यशाला में उनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो रहा है। माननीय नितिन नवीन जी जो हमारे प्रभारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और आने वाले समय में बूथों तक और हम अच्छे से काम कैसे करें, हमारा शक्ति केंद्र और मंडल मजबूत हो और भी रचनात्मक काम कैसे किए जा सकते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर इस ट्रेनिंग से ये स्पष्ट हो गया है कि आगामी साल 2028 विधानसभा चुनाव सत्ता और संगठन के इन्हीं पदाधिकारियों के कंधों पर सत्ता वापस लाने का जिम्मा होगा। साथ ही भाजपा 2028 चुनाव से पहले 1000 दिन का रोड मैप भी तैयार करने जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भाजपा किस तरह रणनीति बनाकर काम करती हुई दिखाई देगी। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन मुरैना जिले से जो तस्वीर सामने आई है वो दावों की पोल खोल रही है। ताज़ा मामला मुरैना जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूल जिंगनी का है, जहां उर्दू विषय के करीब 30 बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन दोनों शिक्षक महीने भर से स्कूल तक नहीं आते। ऐसे में मजबूरन बच्चों को स्कूल छोड़कर मस्जिद में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। ये स्थिति है मुरैना में। सरकार ने आदेश दिया है कि स्कूल समय में अगर कोई भी शिक्षक अटैचमेंट दफ्तरों में नहीं होगा, लेकिन जिंगनी के उर्दू शिक्षक अनवर कुरैशी लंबे वक्त से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच हैं। शिक्षिका खेरू निशा खेल प्रतियोगिता के नाम पर महीनों स्कूल से गायब रहती हैं। जिंगनी के इस स्कूल में 291 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 30 बच्चे उर्दू के हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे पढ़ाई कहाँ से करेंगे? नहीं। कहाँ जाते हो पढ़ने? मस्जिद में। मस्जिद जाते हो? तो कितने से कितने घंटे तक पढ़ते हो? 2 बजे से लेकर 4 बजे। तो सब कब से नहीं देखे हैं सर आप लोगों ने? कभी भी नहीं, जम पे नहीं देखे। कभी नहीं देखे? तो कहाँ जाती हो आप उर्दू पढ़ने? मस्जिद। कौन पढ़ाता है? आप साहब। तो फिर क्लास छोड़ के जाना पड़ता होगा? तो उर्दू से संबंधित पढ़ाई है वो हमारी बिल्कुल निल रहती है, क्योंकि कोई भी हमारा टीचर उर्दू हम में से नहीं जानता और ना ही हम पढ़ा पाते हैं सर। उर्दू मस्जिद में पढ़ने के लिए मौलाना जी के पास है, उनके पास जाते। उर्दू शिक्षक का कोई शिक्षक है नहीं। एक अनवर कुरैशी है, वो काफ़ी समय से DO ऑफिस में अटैच है। तो क्यों जाती है DO अधिकारी वगैरह उनको अटैच कर लेने अपना काम कराने के लिए, तो अपने काम में वो व्यस्त रख दिए। वो यहाँ से रिलीव है पहले से। यदि ये बात आपके द्वारा लाई गई है तो इस बात को अमल में लाएंगे और बच्चे भी पढ़ाएंगे और ये टीचर भी बन जाएंगे। धार जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच नालचा क्षेत्र के चाड़ीपुरा गांव में एक बड़ा हादसा टल गया। शनिवार को नाले में स्कूली बच्चे घंटों तक फंसे रहे। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि बच्चे नाले को पार नहीं कर पाए। करीब 1.5 घंटे तक इंतजार के बाद भी जब बहाव कम नहीं हुआ तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इन्हें पार करवाया। हर साल ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन जिम्मेदारों का ध्यान इस तरफ जाता नहीं है। बस्तर संभाग में नक्सली अब तक 9 शिक्षा दूतों की हत्या कर चुके हैं। इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह यादव ने कहा है। गजेंद्र यादव ने लगातार इस बात का जिक्र भी किया कि मिशन 2026 से नक्सली बौखलाहट में है। युक्तियुक्तकरण से बस्तर संभाग में शिक्षकों को भेजा गया है। कांग्रेस सरकार ने बस्तर में कांग्रेस नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में कोई काम नहीं करती है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। और इस मुद्दे को लेकर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने।
बस्तर के क्षेत्रों में लगातार शिक्षा दूत को नक्सली मार रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री गजेंद्र यादव जी हैं। गजेंद्र यादव जी, लगातार मामले आ रहे हैं, सुकमा हो, बीजापुर हो, यहाँ पर शिक्षक दूत को मारे जा रहे हैं, कैसे देखें? देखिए, ये नक्सलियों की बौखलाहट है। यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे गृह मंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बस्तर में शांति की ओर हमारा बस्तर बढ़ते जा रहा है। नक्सलवाद लगभग समाप्ति के अंतिम अवस्था में है। अभी युक्तिकरण के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन स्कूलों में शिक्षक विहीन स्कूल थे, उन सारे स्कूलों में शासन ने माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश पे शिक्षक भेजा ताकि वहाँ पढ़ाई हो सके। कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि जो है लगातार शिक्षा दूत मारे जा रहे हैं, सरकार जो है कहाँ पर है, ये कांग्रेस के नेता सवाल कर रहे हैं। देखिए, शिक्षक जो है वहाँ ज्ञान का ज्योति जलाने गए हैं। निर्दोष शिक्षकों के ऊपर जो ये नक्सली लोग के द्वारा जो कायराना हरकत की जा रही है, बहुत निंदनीय है और सरकार इसमें भी ठोस कदम उठाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने स्कूल भी बंद कर दिया, शिक्षक भी नहीं भेज रहे हैं, ये आरोप अभी भी ये लगा रहे कांग्रेस के नेता। देखिए, कांग्रेस के लोग तो पूरा 5 साल जब उनकी सरकार थी तो कहीं भी उन्होंने स्कूल नहीं खोला, कहीं भी उन्होंने शिक्षक को वहाँ भेजने की परंपरा नहीं की, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को अंधाधुंध ट्रांसफर करके ढप करने का एक उन लोग प्रयास किए। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री गजेंद्र यादव जी, जिन्होंने बताया है कि जो शिक्षा दूत मारे जा रहे हैं दरअसल ये नक्सलियों की बौखलाहट है और उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है कि कांग्रेस ने 5 साल में स्कूल खोले नहीं बल्कि बंद किए। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, अभी 24 रायपुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण करेंगे। इस मौके पर वैदिक घड़ी से जुड़ा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। पीएम मोदी ने 29 फरवरी को उज्जैन में इसका लोकार्पण किया था। वैदिक घड़ी पूरी तरह से भारतीय काल गणना पर आधारित है। इसमें सूर्योदय, सूर्यास्त, मौसम और 30 शुभ मुहूर्त की जानकारी उपलब्ध होगी। वैदिक काल गणना में समय के काल की इतनी बारीकियों के साथ अध्ययन किया गया है कि वो मैनुअली जो घड़ियां हैं उसमें वो डिस्प्ले कर पाना संभव नहीं। और हमें प्रसन्नता है कि जो ये टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल हमारे अन्वेषणकर्ताओं ने ठीक से किया है। इसका ऐप एक हमने बनाया है जो कि इंटरनेट से जुड़ के आपको हज़ारों साल का डेटा दिखाएगा। आप मुहूर्तों के अनुसार अलार्म भी लगा सकते हैं और आप जिस भी शहर में होंगे वो अपने आप जीपीएस से डिटेक्ट करके वो उस शहर के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त का ये पूरा आपको कैलकुलेशन दिखाने लगेगा। बस्तर में बाढ़ को लेकर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज पिछले 3 दिनों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दीपक बैज ने कहा है कि बाढ़ से किसानों के फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है, पुल पुलिया पानी में बह गए हैं। दीपक बैज ने सरकार से बाढ़ पीड़ितों को जल्द मुआवजा देने की मांग की है। बस्तर में बाढ़ को लेकर सीएम साय कह रहे हैं कि लोगों की जान गई है, फसल बर्बाद हुई है, लेकिन प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा। खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है अभी के बाढ़ से, बारिश से। और आप देख सकते हैं ये गांव वाले अपने मोबाइल से फ़ोटो लिए हैं और हम लोग को दिखा है। इस तरह से हम लोग लगातार किसानों के बीच में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं कि अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं कि इनको कम से कम साल से कम इनके लिए उचित मुआवजा मिलना चाहिए और जितना भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई मिलना चाहिए। किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं होना चाहिए। जनता को जितना सुख सुविधा दे सकते हैं वो दीजिए। उनके लिए राहत कैंप खोलिए, वहाँ भोजन की व्यवस्था करिए और RBC 64 में जो मुआवजा के प्रावधान होते हैं वो सब दीजिए। और ये सब प्रशासन बिल्कुल अलर्ट रह के कर भी रहा है। बिहार में राहुल गांधी की सभा में पीएम मोदी को और उनकी मां के बारे में अभद्र टिप्पणी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। अब कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस भवन के सामने राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया, नारेबाजी की गई। इधर डिंडौरी में भी महिला मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका है और रैली निकाली है। लंबे वक्त से फरार इंदौर का कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी 2 दिन पहले कोर्ट में पेश हुआ था। इसके बाद उसे पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया, जिसमें आरोपी अनवर कादरी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में सामने आया कि वो नेपाल के काठमांडू में एक मादक व्यापारी बनकर एक होटल में रुका था।
होटल में किए गए पेमेंट उसकी बेटी आशा द्वारा ऑनलाइन किए गए थे। जांच में ये भी पता चला कि उसकी पत्नी भी कुछ समय पहले नेपाल गई थी। आरोपी लगातार सुप्रीम कोर्ट में जमानत के प्रयास कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब जाकर वो वापस आया इंदौर। ये कुछ बात सामने आई है कि ज़मीन संबंधी कुछ लोगों के साथ मिलकर ये अवैध ज़मीनों में और लोगों को धमकाकर और ज़मीनों को अपने नाम कराने की इस तरह की बात सामने आई है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके द्वारा इस तरह की कृत्य किया गया है तो वो निर्भीक होकर उसकी रिपोर्ट थाना बड़गंगा में कर सकता है या वरिष्ठ अधिकारियों को कर सकता है, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने 4 आतंकी अपराधियों के खिलाफ जिला बदर के आदेश पारित किए। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई। जारी आदेश के मुताबिक संबंधित अपराधियों को इंदौर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र समेत देहात से लगे हुए सीमावर्ती जिलों की सीमाएं 6 महीनों के लिए प्रतिबंधित उससे किया गया है। अगर वे अपराधी आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। आज फिट इंडिया कैंपेन के तहत साइकिल रैली निकाली गई। वीआईपी रोड स्थित राजा भोज प्रतिमा से शुरू होकर बोट के लगे पहुंची। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने इसे हरी झंडी दिखाई है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जा रहा है और राजधानी भोपाल में आज इसका तीसरा दिन है और यहाँ पर तीसरे दिन आप देख सकते हैं कि भव्य साइकिल रैली का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो साइकिलिस्ट है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर साइकिल रैली जो है वो निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लगभग 100 से अधिक लोग जो है यहाँ पर साइकिल रैली में सम्मिलित हो रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई इस कार्यक्रम में शामिल हैं और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री स्वयं साइकिल चलाकर और हरी झंडी दिखाकर इस साइकिल रैली का जो शुभारंभ है वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस साइकिल रैली का जो शुभारंभ है वो हो चुका है, हरी झंडी दिखाई जा चुकी है और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री साइकिल चलाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि साइकिल और स्पोर्ट्स जो है वो बेस्ट एक्टिविटी होती है फिटनेस के लिए। जिस तरीके से खेल मंत्री ने कहा कि फिट रहने के लिए कोई उम्र नहीं होती और हमारा जज्बा ही निश्चित करता है कि हम बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं कि जवान हैं, उम्र इसका मोहताज नहीं होती। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका तीसरा दिन है और आज इसका जो समापन सत्र है वो होने वाला है। तो ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल से, तीसरा दिन है, समापन होने जा रहा है और समापन जो है साइकिल रैली के माध्यम से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। रायपुर में आज श्री राधा अष्टमी के अवसर पर पुरानी बस्ती स्थित जैतू साव मठ में एक विशेष आयोजन किया गया। राधा रानी का नए वस्त्रों के साथ दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसके बाद राधा रानी की महाआरती की गई। उन्हें 56 प्रकार से अधिक व्यंजनों का भोग लगाया गया। सैकड़ों श्रद्धालु इसमें शामिल भी हुए हैं। राधाष्टमी के इस शुभ अवसर पर राधिका जी के अवतरण दिवस पर जैतूसा मठ पुरानी बस्ती रायपुर में 56 से भी अधिक प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया गया। महाआरती हुई। राधिका जी को नए वस्त्र और श्रृंगार से सजाया गया था। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा में इस वर्ष पुरानी परंपरा देखने को मिल सकती है। बस्तर में दशहरा का मैदान, ये जो कार्यक्रम होगा, रथ परिक्रमा की एक अनूठी परंपरा उसमें निभाई जाती है। रथ में बस्तर की इष्ट देवी माँ दंतेश्वरी के छत्र को विराजित किया जाता है, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीण रथ को खींचते हैं, परंपरा निभाते हैं। बस्तर रियासत के प्रमुख के रथारूढ़ होने की परंपरा भी थी। रियासत के राजा अपनी रानी के साथ ये परंपरा निभाते थे। आखिरी बार प्रवीण चंद भंजदेव ये परंपरा इन्होंने निभाई थी। अब रियासत के प्रमुख सदस्य कमल चंद भंजदेव की शादी हुई है, जिसके बाद लोगों ने इस परंपरा को पुनः जीवित करने की मांग की है। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही पुरानी परंपरा को पुनः जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। दशहरा में ये मांग उठते आ रही थी। मैं जब छोटा था
रास तिलक जब हुआ तो उन्होंने बहुत लोग आए, बोले महाराज आपको चढ़ना चाहिए। उसमें बहुत छोटा होने के कारण मैंने बोला कि जब शादी हो जाएगी, राजमाता साहब ने निर्णय लिया कि शादी हो जाएगी उसके बाद चढ़ेंगे, ये परंपरा चली आ रही है। अब पब्लिक की जो भी मांग होगी हम राजा होने के नाते उसमें खरे उतरेंगे। लंबा समय हो गया और कानूनी प्रक्रिया का मामला है, अब किस आधार पे उनको रताड़ होने से रोका गया है, तो इसके लिए मैंने भी उनका पत्र मुझे मिला तो मैंने भी कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और को लिखा है। ग्वालियर में एक अजीब मामला सामने आया। दरअसल ठाटीपुर इलाके के रहने वाले कोमल सिंह ने घोड़ा 3 सालों से पाल रखा है, जिसे वो घास चरने के लिए बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन ये घोड़ा महलगांव के किन्नू नामक युवक के घर पहुंच जाता है। किन्नू का कहना है कि घोड़ा पहले भी आया था और फिर से आया तो उसे बांध लिया गया, खाना भी खिलाया, साथ ही पुलिस को भी किसी के घोड़े के आने की सूचना दी, जिसे कोई चोरी का न समझे। अब घोड़े का मालिक भी घोड़ी की तलाश करते हुए थाने पहुंच गया। पुलिस ने घोड़ा मालिक को समझाइश दी। पुलिस का कहना है कि बार बार घोड़ा किन्नू के घर पहुंच रहा है, लेकिन क्यों पहुंच रहा है ये पता नहीं। फिलहाल घोड़ा मालिक को उसे बांध कर रखने की समझाइश दी गई है। पता नहीं चलते चलते आ जाता, अब कैसे कहते हैं कि अपने आप आता है कि हंगला कैसे कह सकते आप बताओ, जानवर है वो। आता है मेरे पास, पहले भी आया था, इससे पहले फिर दोबारा आया है। मैंने थाने में दोनों बार सूचना दे दी, वो घोड़े वाला आया ले गया। ये एक घोड़ा सफ़ेद रंग का लावार से आगे आया तो उसने बांध लिया था। वो घोड़ा बाद में पता लगा वो हमारे परिचितों का घोड़ा था, वो ठाटीपुर के रहने वाले, वो छूट के अपने आप आगे आ गया। उन्होंने कहा खाने पीने का जो भी खर्चा था उनने आपस में दे जाए के समझौता कर घोड़ा लेके चले गए। रायपुर इन दिनों गणेश उत्सव की रौनक से जगमगा रहा है। शहर के अलग अलग जगहों में बने पंडाल न सिर्फ भक्ति का केंद्र हैं, बल्कि इन पंडालों में विराजित गणपति की प्रतिमा भी विशेष रूप से दिखाई जाती है। जायजा लिया हमारी संवाददाता प्राची पांडे ने। राजधानी रायपुर में गणेश पर्व के चलते कई अलग अलग जगहों में विशेष प्रकार के पंडाल जो है सजाए गए हैं और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के नहर पारा में मौजूद हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान श्री गणेश को जगन्नाथ भगवान के रूप में दर्शाया गया है। और बगल में ही आप ठीक बगल में देख सकते हैं माता सुभद्रा जो है वो भगवान श्री जगन्नाथ को राखी बांध रही है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो थीम है वो बलभद्र भगवान श्री जगन्नाथ और उनकी बहना जो है सुभद्रा, उनके रक्षाबंधन त्योहार को मनाते हुए दर्शाया गया। हमारे साथ यहाँ पर समिति के जो सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे आप लोगों को इस थीम का आइडिया है और कहाँ से आप लोगों ने प्रतिमा लाई? ये हमने AI से थीम निकाली थी और हमने जब ये फोटो देखी थी कि इसमें रक्षाबंधन का प्यारा त्यौहार, भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा माता और बलभद्र जी की रक्षाबंधन का त्यौहार देखा। एक अच्छा मैसेज हम देना चाहते थे कि भाई बहन के प्रेम को लेकर जो आज समाज में मैसेज दें। इसके अलावा आप अगर रायपुर के स्टेशन रोड में आएंगे तो आपको लगभग हर एक चौक चौराहे और हर एक गली मोहल्ले में गणेश भगवान की कई आकर्षक प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं गणेश भगवान जो यहाँ पर विराजित हुए हैं, वो भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में यहाँ पर उन्हें विराजमान किया गया है। और यहाँ पर समिति के लोगों से भी हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से इस थीम के बारे में आप लोगों ने सोचा और कहाँ से प्रतिमा आप लोगों ने लाई। हम लोग देखे कि हर जगह क्यूट फेस बन रहा है तो अपन सोचे कि इस बार शिव पार्वती के रूप में हम लोग लाएंगे करके। कितने दिन पहले आप लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी और कहाँ से प्रतिमा आई? इसके 3-4 महीने पहले प्लानिंग किए थे और हम लोग ग्राम औंधी बड़ा चक्रधारी यहाँ से लेके आए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर में यदि आप निकलेंगे भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए तो हर एक गली मोहल्ले, हर एक चौक चौराहे में आपको भगवान श्री गणेश की अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन धर्मचंद के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर। MP क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जी हां, महाआर्यमन सिंधिया एसोसिएशन के अध्यक्ष होंगे। चुनाव प्रक्रिया में सभी पदों पर नाम साफ हो चुके हैं। 2 सितंबर को केवल औपचारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। इस बार सभी पदों पर केवल एक नामांकन हुआ है, जिससे किसी भी पद पर मुकाबले की स्थिति नहीं है। जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए 2 नाम आए थे, लेकिन बाद में दोनों उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। छत्तीसगढ़ स्टेट क्लोज्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का सफल समापन रविवार को हुआ। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ स्क्वैश एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। इसके आयोजन में मेजर ध्यानचंद जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 29 से 31 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से 80 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में अर्चित सक्सेना ने बप्पा श्री साहू को 11-7, 11-6, 11-6 से हरा दिया, जबकि महिला वर्ग में अर्चिता बनर्जी ने भावनली मुदलियार को 11-4, 11-4, 11-1 से परास्त किया।
छत्तीसगढ़ स्क्वैश एंड देरा यहाँ पर रायपुर डिस्ट्रिक्ट के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय फेडरेशन जो हमारी है SRFI, उसके तहत यहाँ पर रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेट क्रोस चैंपियनशिप हो रहा है। पूर्व में भी हमने हर साल किया है इसको, और इससे हमारे राज्य के खिलाड़ियों को सबसे बड़ा लाभ ये कि रैंकिंग मिलती है राष्ट्रीय स्तर की। इस प्रतियोगिता में 80 प्रतिभागियों ने अपनी एंट्री की है। स्क्वैश एक ओलंपिक स्पोर्ट हो गया है। कॉमनवेल्थ, नेशनल गेम्स और एशियन गेम्स, हर महत्वपूर्ण जगह में ये खेल खेला जाता है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर रविवार को परिवार के साथ महेश्वर पहुंचे। ये उनका बड़ा अनोखा और बहुत ख़ास ये दौरा था। सचिन तेंदुलकर 2 दिन तक यहीं रुकेंगे, महेश्वर की खूबसूरती का दर्शन करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।